नमस्कार, मैं अजय कुमार गौतम, एआरपी साइंस श्रावस्ती। हम लोग जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से विद्यालय बंद हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ताकि बच्चों को जो है, जो शिक्षा से जो उनकी जुड़ाव है वो बना रहे। और जब स्कूल खुलेगा तो हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन विद्यालय नहीं चल रहा होता या इसके द्वारा, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती, बच्चे बहुत पीछे छूट जाते और हो सकता था कि पूरा एक सत्र हम लोगों को उस कवर करने में ही लग जाता। लेकिन हम लोगों के प्रयास से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं। कोशिश लगातार जो है हम लोग कर रहे हैं और लगातार इसकी संख्या, बच्चों की संख्या जुड़ी हुई, मतलब जुड़ रहे हैं लगातार। तो हमको ये एक टास्क भी दिया गया है कि हम मिशन प्रेरणा को के लिए जो तालिका सूची है, जो सूची है और जो मॉड्यूल्स हैं, तीनों मॉड्यूल्स को पढ़ने हैं। क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, एसआरजी, एआरपी सभी लोग मिलके क्वेश्चंस बना रहे हैं। आप लोग तो पहुंचा रहे हैं और आप लोग उसको कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे मार्क भी गेन कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं पर एक समस्या ये भी आती है कि थोड़ा पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत आलस्य है, मैं मानता हूँ। और इसी समस्या को मैं दूर करने के लिए ये प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो कोशिश हमें ये करना है कि अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं और जो है सुनकर थोड़ा बहुत तो लाभ ज़रूर मिलेगा, मुझे ये विश्वास है। चलिए, तो आज क्योंकि 3 मॉड्यूल्स हैं, एक जो है शिक्षण संग्रह है और आधारशिला है और ध्यान आकर्षण। तो एक-एक मॉड्यूल का हम डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन समस्या यहाँ एक और है कि मैं ऑनलाइन विज्ञान खुद चला रहा हूँ श्रावस्ती में, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है और ये वीडियो भी इस समय शुरू किया है और इसके साथ साथ प्रयोग को भी शुरू करना है। और ऐसे प्रयोग जो बच्चों को जो है घर ही पे वो करें, मतलब विशेष उपकरणों की आवश्यकता, तो वो सारा समय निकाल के, फिर भी मैं समय निकाल के आप लोगों के लिए भी ये प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है। तो बिल्कुल आगे से हम कोशिश करेंगे और बीच बीच में ये मॉड्यूलों की चर्चा हम आपसे करेंगे। और प्रश्न बैंक जैसे भी आ रहा है आप करते रहिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भी, जो हमारा ये चर्चा हो जाएगा जिन टॉपिक पे, उस पे हम क्वेश्चन आपको बना के भेजेंगे। तो आइए हम चलते हैं। आज हम पढ़ते हैं ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के बारे में। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये ध्यान आकर्षण मॉड्यूल जो है ये ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है। और ध्यान आकर्षण मॉड्यूल की जब बात करते हैं कि इसमें, इसके अंदर है क्या, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम अंदर जब पहला पेज जब खोलेंगे तो ये इस तरह से बन के आएगा, यानी कि इसमें जो है 4 भाग हैं। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं। भाग 1 क्या है कि ध्यान आकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण के बारे में जानकारी इसमें करनी है, चर्चा करेंगे बिल्कुल आपसे हम। लर्निंग आउटकम एवं आकलन क्या है, ये भाग 2 का विषय है इसी पुस्तक में। और भाग 3 में कक्षा शिक्षण हेतु रणनीति और तकनीक, कि हमें टीचिंग हेतु जो है कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी रणनीति होनी चाहिए, ये बिल्कुल डिस्कस भाग 3 में हम आपसे ज़रूर करेंगे। भाग 4 में परसिस्ट है। अच्छा, ये छोटा सा पेज यहाँ पे दिख रहा होगा, ये उसी पेज को हमने स्क्रीनशॉट कर लेके यहाँ पे लगा दिया है। लेकिन जो है ये जो पहला भाग है, दूसरा, तीसरा, 4, इसमें से बहुत जो इम्पोर्टेंट तो सारे हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन इसको हम बहुत जो है अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे समझने की, क्योंकि प्रेरणा मिशन हो या बच्चों के सीखने की गति हो या हमारी जो तकनीक है, जो रणनीति है, या जो हमारी पाठ्य योजना है, वो पूरा का पूरा इसके ऊपर बेस्ड होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसके वजह से जो है, जो हमको लर्निंग आउटकम चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। तो बिल्कुल इस पे हम अलग से बहुत विशेष करके जो है लर्निंग आउटकम्स के बारे में और आकलन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या है, कौन कौन से चारों भाग में क्या क्या है। तो देखते हैं, ये उसी पेज का मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पीडीएफ बना के लगाया है। आप देख सकते हैं इसमें 4 भाग हैं और 4 भाग में हमको ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो पहला भाग है, पहले भाग में ध्यान आकर्षण के बारे में, यानी ध्यान आकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण में, इसमें 3 चीज़ों पे हमें चर्चा करनी है। ये है आवश्यकता, यानी कि ध्यान आकर्षण की मॉड्यूल की आवश्यकता क्यों है मुझे, क्या उद्देश्य है इसके, और जो बच्चों में जो अपेक्षित जो संप्राप्ति ना होने का कारण क्या है। इसको हम लर्निंग आउटकम कह सकते हैं कि लर्निंग आउटकम
नहीं आ पाता है, या सीधे सीधे कह लीजिए, अभी हम आगे बात करेंगे लर्निंग गैप्स। तो लर्निंग गैप्स क्यों है? ये लर्निंग गैप्स नया टर्म्स नहीं है, पुराना ही टर्म्स है, लेकिन अब क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं और हमारे सर विजय किरण आनंद सर बहुत जो है मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों से कई गुना, जितना हम लोग मिलके कर रहे हैं उतना वो अकेले कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोगों को बहुत मेहनत करना है ताकि हम मिशन प्रेरणा को जो है पूरी तरीके से 100% उतार सकें। क्यों, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो लर्निंग आउटकम जो है या नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या ऐसे कहिए लर्निंग गैप्स जो है वो ज़्यादा है या बढ़ रही है, इसके कारण क्या है, हम इसमें बिल्कुल हम इसमें चर्चा करेंगे। भाग तो जब 2 की बात करते हैं, भाग 2 में ये है कि लर्निंग आउटकम्स क्या है और आकलन क्या है। लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त जो है, लर्निंग आउटकम की परिभाषा, उसमें लर्निंग गैप्स को देखेंगे, ठीक है। फिर हम जो है सीखने के स्तर का आकलन कैसे करते हैं और कैसे बच्चों का चिन्हांकन करते हैं कि कैसे किस जो है कैटेगरी में है। हम आगे देखेंगे, उसे समूह बांटेंगे उसमें कि समूह 1, समूह 2, समूह 3, प्रश्न पत्र बनाने की कोशिश करेंगे आगे इसी में हम, कि कैसे हम इस चीज़ को इनका चिन्हांकन करें, कैसे हम उनके ग्रुप में डिवाइड करें। और ग्रुप में डिवाइड जब कर लेंगे तो एक यहाँ पे हमको बहुत विशेष एक चीज़ जानकारी मिल रही है, ध्यान आकर्षण शिविर। ध्यान आकर्षण शिविर हमको जो है हम लोगों को मिला था कि बच्चों का चिन्हांकन करेंगे, ग्रुप बना के डिवाइड कर लेंगे और क्लास वाइज 3, 4, 5 और 6, 7, 8 उसमें अलग अलग ग्रुप बनेगा, किसी में 2 या इस तरह के 3 ग्रुप, जूनियर में अलग अलग ग्रुप 3। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे ग्रुप कैसे बनेगा। आगे पेपर बनाने की मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे बनेगा, प्राइमरी में पेपर कैसे बनेगा, जूनियर में पेपर कैसे बनेगा, और पेपर में कितने बोधात्मक प्रश्न होंगे, कितने जो है आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे, सारी बातें हम उसमें आगे हम करेंगे। यहाँ पे ध्यानाकर्षण शिविर ये 50 दिन का शिविर है और ये हमको सत्र के शुरुआत में ही इसको आरंभ करना था, लेकिन नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से। तो इसमें हम देखेंगे कि ध्यानाकर्षण शिविर में हमको क्या करना है, कैसे शिक्षण योजनाओं को लागू जो है बनाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे टीएलएम का यूज करना है। ये बहुत विशेष है, ये 50 दिन का ध्यानाकर्षण शिविर, इसको हम कायदे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है रणनीतियाँ और तकनीक। इसमें बहुत कई तरीके की जो है रणनीति दी गई है और इन सभी को हमको पढ़ना है। इसका हमने अलग से इसमें कुछ जो है रणनीतियों को तो पढ़ेंगे हम करके, क्या करें क्या ना करें ये चीज़ हम बिल्कुल यहाँ पे एक पेज लगा होगा अंदर की तरफ, उसको भी देखेंगे, डिस्कस जरूर करेंगे हम, ठीक है। कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकों में जो जो दी हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है वो योजनाएँ लगी हुई हैं, सभी विषयों की योजनाओं का एक प्रारूप लगा है, मॉडल लगा हुआ है कि हमें, लेकिन आप लोग बिल्कुल इस समय छुट्टी है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी हमारे जो मित्रगण हैं एआरपी और एसआरजी सभी मिलके हम लोग पाठ योजना का निर्माण कर रहे हैं और सभी जिलों में ये बन रहा है और करीब करीब मेरा मानना है कि बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जब स्कूल खुलेगा आपको पाठ पढ़ाना है, मान लिया किसी भी विषय का, विज्ञान का, अब विज्ञान का कोई पाठ पढ़ाया या हिंदी का पहला पाठ पढ़ाया, अब उस पहले पाठ के सभी जिलों में बना हुआ है पाठ योजना, यानी कि एक पाठ की 75 तरह की 70 से 75, 72, 73, 74 इस इतने तरह की एक पाठ की इतनी योजनाएं आपको मिलने वाली हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सिर्फ जो है आप लोगों के प्रयास से, हमारे आरपी गर्ल के प्रयास से ऐसा हो पा रहा है, ये बहुत बेहतरीन है। लास्ट में इसमें ध्यानाकर्षण में परसिस्ट लगी हुई है और परसिस्ट में जो इसमें कहीं पे अगर जो छोटा भाग है वो हम इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं। कुछ और जानकारियां हैं, ये परसिस्ट को हम चर्चा यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे जब हम देखेंगे कि इसमें भाग जो है भाग 1, और भाग 1 में हमने कहा कि 4 भाग हैं, 4 भाग में से भाग 1, तो भाग 1 जो है ये इसमें 3 बातों पे डिस्कस करना है मुझे, आवश्यकता, उद्देश्य और बच्चों में जो लर्निंग आउटकम है वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जो लर्निंग गैप्स है उसके कारण क्या है, इस भाग में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है इस ध्यानाकर्षण में, और एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे आप, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो भी आपके सुझाव होंगे, बिल्कुल मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह से, तो आपके सुझाव बिल्कुल स्वागत है। आप मुझे कमेंट्स करके या डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे ईमेल पे आप भेज सकते हैं और बिल्कुल उसी हिसाब से आगे हम उसमें संशोधन करेंगे, सुधार करेंगे ताकि और अच्छा हम आपको दे पाएँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे जो
इसमें जो पेज लगा है उस पेज में क्या है, ये ध्यानाकर्षण क्या कहता है कि बच्चे जो हैं वो समाज के भावी नागरिक होते हैं। और जो अगर हम बात करें कि जो शिक्षा है ये बच्चों के भविष्य के निर्माण में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है। आप ये सीधे समझ, हम कहते हैं कि बच्चे भविष्य होते हैं भारत, और भारत की बात करते हैं कि हमारे देश के भविष्य हैं बच्चे। यही बच्चे जब आगे युवा बनेंगे, और हम कहते हैं कि 2030 तक भारत विश्व का नंबर 1 का स्थान रखेगा, युवाओं का देश होगा। तो उस कंडीशन में ज़रा हम ये कल्पना करें कि जो बच्चे हमारे विद्यालय में इसमें पढ़ रहे हैं 6, 7, 8 में हैं, यानी कि वो 2030 में युवा होंगे, 20 साल 21 साल के हो जाएंगे, 22 साल के हो जाएंगे। और अगर हमने उनको वो चीज़ें नहीं दे पाई, यानी हमको वो चीज़ नहीं सिखा पाए जो सिखाना चाहिए था, यानी कि सर्वांगीण विकास नहीं कर पाए, तो बिल्कुल भी हम इसका लाभ नहीं उठा पाए। ये भारत के पास बहुत बड़ा अवसर आने वाला है 2030 में। और ये सारे जो बच्चे हैं जब युवा बनेंगे तो हम मिशन प्रेरणा कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल करने वाला है, और पूरी की पूरी भारत की एक दिशा बदल देगा। हम लोग जितनी जितनी IMF हो, चाहे विश्व बैंक हो, या जो भी सर्वे हो रहा है, जो भी GDP का स्तर आंक रहे हैं, वो आंक नहीं आग मेरा जो मानना है कि वो सही से नहीं आग पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह मिशन प्रेरणा जो है, अगर ये पूरी तरीके से हम लोग इसमें मेहनत करके इसको कामयाब कर ले गए, और बिल्कुल है कामयाब कर ले जाएंगे, मुझे विश्वास है, तो हमें लगता है कि पूरी की पूरी भारत की जो दिशा है वो बदल जाएगी, और ये सारे जो आंकड़े हैं वो रखे के रखे रह जाएंगे। भारत का जो GDP का है, GDP जो वृद्धि स्तर बहुत तेज़ी से होगी, भारत में पूरा का पूरा बदलाव होगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यही युवा, यही बच्चे जो है बदलने वाले हैं, जो इस समय हमारे स्कूल में हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे एक मैं बात कह दूँ कि उस समय 1964 में कोठारी आयोग आया। कोठारी आयोग ने ये चीज़ कही थी कि भारत का जो भाग्य है वो हमारी कक्षाओं में होता है। ये आज भी 100% जो है सही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि मिशन प्रेरणा लाया गया, क्योंकि ये जो भारत का भाग्य अगर बनाना है तो इन बच्चों के भविष्य को बनाना होगा, इन बच्चों को हमें तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, एक मेरे मन में जो विचार आता है कि हाँ, सरकार मुझे सैलरी देती है 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 मिल रहा होगा आपको, ये, या हमारे कार्यक्रम बहुत सारे चल रहे हैं, कायाकल्प चल रहा है, बहुत सारे रेडियो कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत तरह का, यानी कि सरकार बहुत सारा निवेश कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ये समझ चुकी है कि ये जो निवेश है ये कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, और धीरे धीरे हमारा जो है जो सोचने का तरीका है वो बदल रहा है। हम अपने शिक्षा के ऊपर जो खर्च है वो लगातार बढ़ा रहे हैं, और हर तरीके से हम बच्चे के भविष्य को संवारने में लगे हैं, उसके हर तरीके से हेल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को उद्देश्य में ध्यान रखने के लिए RT एक्ट 2009 लाया गया था। RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार। अब यहाँ पे सवाल है, शिक्षा का अधिकार किसके लिए, यानी बाल शिक्षा का अधिकार की बात कर रहा है ये राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है, क्या राइट टू एजुकेशन। और इसी RT एक्ट में 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन इसमें किया गया है। बहुत डिटेल में इसको पढ़िएगा। मैं बिल्कुल आपसे चर्चा करूँगा लास्ट में, या इन तीनों मॉड्यूल चर्चा के बाद जो RT एक्ट 2009, क्योंकि इसकी चर्चा मैं आपसे ज़रूर करूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो ये RT एक्ट लाने का उद्देश्य यही, क्योंकि सरकार ये समझ चुकी है कि शिक्षा, और वो भी हमारे स्कूल में जो पढ़ रहे जो भाग निर्माता हैं, उन जो है बच्चों के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, और क्यों ना हम निवेश इस पर बढ़ाएँ, और सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। ठीक है, चलिए, तो ध्यानाकर्षण की बात हम कर रहे थे, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, और आगे क्या है इसमें कि रिपोर्ट जो सर्वे होता है, और सर्वे में जब हम बात कर रहे हैं, सर्वे में ये जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे या कई तरह के शोध जो है अध्ययन है, उनके जब आंकड़े आते हैं, और आंकड़ों में ये बात बताई गई कि हमारे कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें जो अधिगम संप्राप्ति का स्तर है वो कक्षा के अनुरूप नहीं है, वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, कि जिस कक्षा में जो बालक है, जो बच्चा हमारा पढ़ रहा है, वो उस कक्षा के लायक ज्ञान को नहीं रख पा रहा है, उस कक्षा के स्तर का ज्ञान उसके अंदर नहीं है।
ये जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी कहता है, और कई तरह के एनजीओ या कई तरह के और सर्वे जो हैं, कई तरह के आंकड़े ये कह रहे हैं, और हम लोग जानते भी हैं। ये आंकड़े कहें ना कहें, हम लोग खुद जानते हैं, अपने विद्यालयों में जब रहते हैं तो हम जानते हैं कि बहुत सारा हमने देखा होगा कि बच्चे उस स्तर का नहीं है। ठीक है ना। तो ये अच्छा, यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखा कि लर्निंग गैप्स। ठीक है, ये शब्द है लर्निंग गैप्स। लर्निंग गैप्स जो है, लर्निंग गैप्स ये नया टर्म्स नहीं, हमने पहले बताया नया टर्म्स नहीं है। ये जो लर्निंग गैप्स है, ये इसी को कहते हैं कि जब जो है बच्चा जिस कक्षा में है उस कक्षा के अनुरूप उसके पास ज्ञान ना हो, उसके पास ज्ञान ना हो, उस कक्षा की चीज़ों के स्तर का वो ना हो, तो ये कहेंगे कि इसको हम लर्निंग गैप्स, इसको हम आगे बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले, लर्निंग गैप्स क्या है। ठीक है, लर्निंग गैप्स क्या है। अच्छा, जब ये समीक्षा की गई, ये जब चर्चा की गई, जो है रिसर्च किया गया कि ऐसा क्यों है, लर्निंग गैप्स क्यों है, या ये जो स्तर है कक्षानुरूप नहीं है, क्यों। तो एक बात उभर के आती है, एक बात ये उभर के, बहुत सारा रीज़न है। बिल्कुल आप अगर कह रहे हैं एक चीज़, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सारे बच्चे जो हैं, बच्चे स्कूल आता नहीं है, वो लड़का जो है या बच्चा जो है स्कूल नहीं आ रहा, इसलिए लर्निंग गैप्स है, इसलिए वो नहीं सीख पा रहा है। ये बिल्कुल एक कारण हो सकता है, लेकिन केवल एक ही ये कारण नहीं है, बहुत सारा रीज़न है, और उन सारे रीजनों, उन कारणों को हमको पकड़ना होगा, उनको खोजना होगा, और उस पर हमको काम करना होगा। तो एक चीज़, रिपोर्ट जो आई, जो सर्वे किया गया, उसमें कहा गया कि एक तरह की शिक्षा, हम क्या करते हैं, क्लास में जाते हैं, पढ़ाते हैं एक तरीके से, हम जानते हैं कि सभी बच्चे अलग अलग हैं, हमने मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान इसीलिए हम पढ़ते हैं, इसीलिए हमको पढ़ाया जाता है, ताकि हम उन बच्चों के अंतर को समझ सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, और देने का जो तरीका अपनाया जा रहा है वही लर्निंग गैप्स का एक कारण है। एक कारण है, ऐसा नहीं मैंने कहा कि वही एक कारण है, बिल्कुल इन सारे कारणों को हम जानेंगे आगे, और इनको दूर करने का प्रयास करेंगे, और ये मॉड्यूल बिल्कुल आपकी सहायता करेगा। ठीक है, तो ये जो लर्निंग गैप्स है, इसमें एक कारण ये हो सकता है कि जो हम पढ़ाने की जो हमारी टेक्निक है, जो तकनीक है, एक तरीके से पूरे क्लास में लागू, तो फिर जब हम जानते हैं कि सारे बच्चे अलग अलग हैं, सारे बच्चे अलग अलग हैं, तो फिर एक चीज़, ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए कि फिर ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि प्रत्येक बच्चा क्या है, विशेष है, प्रत्येक बच्चा विशेष है, और जब प्रत्येक बच्चा विशेष की बात करते हैं कि प्रत्येक बच्चा विशेष है, और सबके सीखने की गति क्या होती है, अलग अलग होती है, सबके सीखने की गति अलग अलग। दो चीज़ें यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है कि प्रत्येक बच्चा विशेष है, प्रत्येक बच्चा विशेष है। किसी, हम ये नहीं कह सकते कि सारे बच्चे एक तरीके से हो ही नहीं सकते, भाई चेहरा ही नहीं, मन भी नहीं मिलता है, चेहरा भी नहीं मिलता है, तो ये प्रत्येक बच्चा विशेष है, और जो है सबके सीखने की अपनी गति होती है। हम जैसा आशा अनुरूप करते हैं कि हमने पढ़ाया और बच्चे को आ जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबके सीखने, कोई बच्चा बहुत तेज़ सीख रहा है, कोई बच्चा बहुत धीमे सीख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने अनुसार कोशिश करते हैं कि हमने जो पढ़ा दिया कि बच्चा वो सीख, हम अनुभव करते हैं कि 2 दिन में सीख जाना चाहिए। अब एक बच्चा वो बहुत स्लो है, वो सीख नहीं पा रहा है 3 दिन 4 दिन, तो कहीं ना कहीं क्या हमने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं, जो सिखाने का हमारा तरीका, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो सिखाने के तरीके को नहीं पकड़ पा रहा हो सकता है, तो अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। आगे बिल्कुल डिस्कस करेंगे कैसे हम तरीकों को बदलेंगे, कैसे अपनी जो शिक्षण योजनाएं हैं कैसे हम लागू करेंगे, और कैसे परिवर्तन करना होगा इन सभी बच्चों के लिए, क्योंकि सभी बच्चों को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोगों ने देखा होगा कि जिस बच्चे को हम तेज कहते हैं, तो वो किसी न किसी क्षेत्र में कमज़ोर भी होता है, जैसे कि जो है खेल में या अन्य चीज़ों में, या जिसको हम जो बहुत धीमे कहते हैं, कमज़ोर कहते हैं, तो वो किसी न किसी जो है क्षेत्र में बहुत आगे होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी इस चीज़ को हम नहीं बांटे तो ज़्यादा अच्छा है, तेज़ और कमज़ोर में हम विभाजित नहीं करना चाहिए हमको। और हमको क्या करना है कि हमको ये पता करना है कि किस विषय में उसका अधिगम स्तर क्या है। और यहाँ पे एक चीज़ और बात मैं आपसे क्लियर कर दूँ कि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो फिर हमको ये संतुलित करना पड़ेगा। जो तेज बच्चा है उसको अन्य जो क्षेत्र जो उसका कमज़ोर है उसके बराबर लाना है, सामान्य करना है। जो बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, मान लिया कमज़ोर है, खेल में अच्छा है, तो इसको हमको पढ़ने में उसके बराबर लाना पड़ेगा। और ये ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल है ये चीज़ करने में आपकी मदद करने वाला है। ठीक है, तो हमने जैसे बात किया कि ये ध्यान आकर्षण जो शिविर है, ध्यान आकर्षण जो मॉड्यूल है, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल जो है वो आपको 3 से 8 तक के में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, यानी कि इसमें हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, जितने भी सभी में लर्निंग आउटकम को कैसे
प्राप्त करेंगे, या हम ऐसे कह सकते हैं उस लर्निंग गैप्स को कैसे दूर करेंगे, ये ध्यानाकर्षण जो मॉड्यूल है बहुत लाभदायक होने वाला है हम शिक्षकों के लिए, हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हमको पढ़ना पड़ेगा इसको, हमको सीखना पड़ेगा, हमको अभ्यास करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से 8 इसलिए लिखा क्योंकि 1 और 2 के लिए एक मॉड्यूल अलग से बनाई गई है आधारशिला, उसको भी हम इस मॉड्यूल डिस्कस के बाद आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी मॉड्यूल को पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और शिक्षकों के लिए पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैं ऐसे एक दुकान में मैं बैठा था, मेरा दोस्त था, एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है उसकी। तो वो आपने देखा कि जब 3 साल पहले उसकी दुकान बहुत छोटी थी, फिर बड़ी हो गई, फिर बहुत बड़ी हो गई। तो मैं अपनी गाड़ी में कुछ किताबें रखा हुआ था, तो वो आया गाड़ी के पास, कहा यार इतनी किताबें क्यों कर रहे हो, अब तो अब क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ने की क्या आवश्यकता है। हम कहा एक चीज़ बताओ, ये जो दुकान तुम्हारी पहले छोटी थी, अब क्या किया आपने, इसमें जो उपकरण है या जो वस्तुएं हैं ये सब बढ़ा के, और आपने सामान को इसमें बढ़ा के बहुत पूंजी लगा के और बहुत बड़ी दुकान कर ली। तो ये हमारा पूंजी क्या है, हमारे पास पूंजी क्या है, हमारे पास पूंजी ज्ञान है, शिक्षक की पूंजी ज्ञान है। और अगर हम अपने को बड़ा करना चाहते हैं, अपने को एक प्रभावहीन, एक अच्छा शिक्षक, एक आइडियल टीचर बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल शिक्षा के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपडेट बहुत ज़रूरी है। ज़रा ये दिमाग में एक चीज़ हमको लाना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जो बच्चे अभी 4 साल पढ़ा रहे हैं, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, आप पढ़ा रहे होंगे, 20 साल हो सकता है पढ़ा रहे हैं। तो 20 साल पहले जो नॉलेज था, जो ज्ञान था, और आज का जो ज्ञान है, आज का जो ज्ञान है, मॉडर्न का जो ज्ञान है, दोनों में अंतर नहीं है। तो अगर आप ये 20 साल पहले वाला जो ज्ञान है आज पढ़ाएंगे, दो अगर आप 1990 से पढ़ा रहे हैं, अगर आप मान लिया कि 1990 से पढ़ा रहे हैं और 1990 से आपने किताब नहीं पढ़ी, तो 1990 के बाद अगर आप अपने तरीके, अपने ज्ञान को 2020 के बच्चों को देंगे, तो वो कितना हानिकारक होगा, कितना खतरनाक होगा। बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं कर सकते। शिक्षक को तो अपडेट होना ही पड़ेगा, अपडेट होना ही पड़ेगा। मैं एक बार फिर, अपडेट होना ही पड़ेगा, और उसके लिए शिक्षक को किताब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आगे हम चर्चा करेंगे, और ये छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो बना के और इस तरह के चर्चा करूँगा। बिल्कुल आपको पसंद आएगा, मुझे ये पूरा विश्वास है, और आपको सहायता भी मिलेगी इससे। जितना मेरे पास जो चीज़ें मैं जितना पढ़ के जितना भी आपसे डिस्कस कर पा रहा हूँ, बिल्कुल आप अपना जो है सजेशन, अपना जो है अपना मित्र ही समझिए, अपना दोस्त समझिए। मैं आपका साथी हूँ, मैं भी शिक्षक हूँ, और बिल्कुल मैं अपनी बात आपके पास जो है पहुँचा पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको ये ज़रूर जो है अच्छा लगेगा, और ज़रूर ये लाभदायक होगा आपके लिए। तो ये आज का पार्ट यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।